शक्ति के बारे में ना एक अजीब बात है, ये उन्हें भ्रष्ट नहीं करती। मूर्ख इसके आकर्षण में आते हैं। जब वे शीर्ष पर पहुंचते हैं तो वे केवल अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं। विज्ञान कथा लेखक रॉबर्ट हाइनलेन का ये जो विचार है, आज की हमारी चर्चा के लिए एक दिलचस्प भूमिका तैयार करता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावित संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पर। इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में इस पर एक काफी विस्तृत लेख छपा था, उसी के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे जी। और ये विश्लेषण देखिए यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। प्रीलिम्स हो या मेंस, खासकर जीएस पेपर 2 जहां शासन, संविधान ये सब आता है, ये सीधे सीधे जुड़ा है। बिल्कुल। और जाहिर है हर वो नागरिक जो समझना चाहता है कि हमारे लोकतंत्र में शक्ति, जवाबदेही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इनका संतुलन कैसे बनता है, उनके लिए भी ये जानना। हाँ, ये आम जानकारी के लिए भी अच्छा विषय है। तो संक्षेप में कहें तो ये बिल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ऐसे गंभीर आरोपों में जिनमें सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है जी, अगर वो लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। आज हमारा मकसद सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के उस लेख के आधार पर जो स्रोत सामग्री हमारे पास है जी। उसी के आधार पर इस बिल के प्रावधानों को, इसके संवैधानिक असर क्या हो सकते हैं और क्या चिंताएं उठाई गई हैं, उनको परत दर परत समझना है। बिल्कुल। और ये साफ कर दे कि हम कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उस लेख में जो जानकारी और विश्लेषण है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। मतलब ये सोचना भी दिलचस्प है कि शायद हमारे संविधान बनाने वालों ने उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी ऐसी नौबत आएगी। हाँ। कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल से सरकार चलाने की स्थिति में होगा। वो शुरुआती दशक थे, तब सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के मापदंड वो जरा अलग थे। सही बात है। वो लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण याद आता है। हाँ। रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। हाँ, बिल्कुल। तब शायद ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के बाद भी कोई मंत्री पद पर बना रहेगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अभी कोई नियम, कानून या सुरक्षा उपाय हैं ही नहीं, मतलब उच्च पद पर बैठे लोगों की गिरफ्तारी के लिए। जी। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, पीसीए। जी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। हाँ, उसमें कार्रवाई के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है सक्षम प्राधिकारी से। फिर सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें भी कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा है। बिल्कुल। और अगर संसद या विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सुरक्षा उपाय हैं, ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है। ये संविधान की भावना में जो चेक्स एंड बैलेंसेस है ना, हाँ, जांच और संतुलन, जी, उसका एक अहम हिस्सा है। इसके पीछे सोच यही है कि भाई जिस व्यक्ति को जनता ने इतने बड़े बहुमत से चुना है, उसकी आज़ादी पर रोक, खासकर गिरफ्तारी जैसा कदम, वो बहुत सोच समझकर पुख्ता आधार पर ही उठाया जाना चाहिए। सही कहा। ये कार्यपालिका अगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, मान लीजिए राजनीतिक कारणों से, तो उसके खिलाफ एक तरह का संवैधानिक बचाव है ये। बिल्कुल सही। तो अब आते हैं इस नए प्रस्तावित बिल के प्रावधानों पर। स्रोत के मुताबिक पद से हटाने का आधार क्या है? जैसा मैंने पहले कहा, पहला तो ये कि आरोप ऐसे हों जिनमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती हो जी। और दूसरा कि वो संबंधित व्यक्ति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे हों। ठीक है। और प्रक्रिया क्या होगी? प्रधानमंत्री के मामले में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री के मामले में राज्यपाल, वो उन्हें पद से हटाएंगे। और ये कार्रवाई होगी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन यहां एक पेच है। अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसी सलाह नहीं देते हैं, अच्छा, तो 30 दिन की हिरासत पूरी होते ही पद अपने आप खाली मान लिया जाएगा। स्रोत ये भी कहता है कि हिरासत खत्म होने पर टेक्निकली उसी व्यक्ति को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, दोबारा नियुक्ति संभव है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद सबसे ज्यादा बहस वाला बदलाव दिखता है। ये बिल जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी आरपीए 1951, हाँ, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जी, उसके तहत जो अयोग्यता का एक स्थापित मानक है उसको बदलता है। आरपीए में क्या है कि अयोग्यता का आधार होता है कन्विक्शन, मतलब जब अदालत दोषी ठहरा दे। हाँ, सजा होने पर। बिल्कुल। लेकिन ये बिल इस सीमा को घटा रहा है। ये इसे प्री ट्रायल डिटेंशन यानी ट्रायल से पहले की हिरासत तक ले आ रहा है। ये बुनियादी बदलाव है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है, सजा होना और सिर्फ हिरासत में होना। जी हाँ, और इसे हमें ना हाल के कुछ कानूनी ट्रेंड्स के संदर्भ में देखना होगा, खासकर पीएमएलए जैसे जो सख्त कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हाँ, पीएमएलए।
उसमें हमने देखा है धारा 45 के तहत जमानत मिलना कितना मुश्किल है, वो ट्विन टेस्ट जिसे कहते हैं। हाँ, दोहरी शर्त। जी, कि आरोपी को साबित करना होता है कि वो पहली नजर में दोषी नहीं है और जमानत पर छूटा तो कोई अपराध नहीं करेगा। ये तो लगभग नामुमकिन शर्त है कई मामलों में। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि ईडी जैसी जांच एजेंसियां अक्सर क्या करती हैं, मुख्य चार्जशीट दाखिल कर दी, फिर उसके बाद कई सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स दाखिल करती रहती हैं। अच्छा, मतलब जांच चलती रहती है। हाँ, जांच चलती रहती है, ट्रायल शुरू होने में देरी होती है और हिरासत लंबी खिंचती जाती है। तो ऐसे में 30 दिन की हिरासत पूरी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। समझ गया। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि 30 दिन की हिरासत को पद से हटाने का आधार बनाना क्यों इतना प्रॉब्लमैटिक है। 30 दिन जेल में रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति दोषी है। सही बात है। ये सिर्फ जांच की प्रक्रिया या जमानत मिलने में लगने वाला समय या फिर राज्य की जो हिरासत बढ़ाने की शक्ति है उसका नतीजा हो सकता है। और यहीं पर फिर अदालतों की भूमिका, पुराने फैसलों का जिक्र, ये सब बहुत अहम हो जाता है। श्रोतलेख में A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का केस और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, इन दोनों की तुलना की गई है। ये दोनों मामले व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से जुड़े हैं। जी हाँ, और ये तुलना दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट की सोच कैसे विकसित हुई है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राज्य की पाबंदियों को लेकर। गोपालन वाले मामले में कोर्ट ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को काफी शाब्दिक तरीके से लिया था। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने की कोई भी प्रक्रिया सिर्फ स्थापित यानी एस्टैब्लिश्ड नहीं होनी चाहिए। अच्छा। बल्कि वो उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। मतलब उस कानून को अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 यानी अलग अलग स्वतंत्रताएं, इनकी कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। तो यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रस्तावित बिल, जो बिना सजा के सिर्फ 30 दिन की हिरासत पर पद से हटाने की बात कर रहा है, क्या वो मेनका गांधी केस में जो ऊंचा पैमाना तय हुआ, उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत प्रक्रिया का, उस पर खरा उतरता है? बिल्कुल यही सवाल है। और एक व्यवहारिक बात भी है। देखिए, कानूनी राहत पाने में, जैसे जमानत मिलने में या गिरफ्तारी को चुनौती देने में, अक्सर 30 दिन से कहीं ज्यादा वक्त लग जाता है। निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सफर लंबा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये 30 दिन की जो समय सीमा है, ये व्यवहारिक रूप से न्याय पाने के मौके को ही सीमित नहीं कर देती? हाँ, ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक मुद्दा है और यहीं पर SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 वाला मामला भी याद आता है। हालांकि वो राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में था। हाँ, बॉम्बे केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थापित किया था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की कार्रवाई, जैसे राज्य सरकार बर्खास्त करना, उसके पीछे जो तथ्यात्मक आधार हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को या मुख्यमंत्री की राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं हो सकती। ओह अच्छा, तो इस बिल के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि अदालतें शायद ये तो देख लें कि क्या 30 दिन की हिरासत वाली शर्त कानूनी तौर पर पूरी हुई थी, लेकिन ये समीक्षा भी कब होगी? पद से हटाए जाने के बाद। हाँ, तब तक तो नुकसान हो चुका होगा। बिल्कुल, तब तक तो एक चुने हुए व्यक्ति को पद से हटाया जा चुका होगा। ये शायद जनता के जनादेश का भी अपमान हो। तो क्या ये पर्याप्त न्यायिक सुरक्षा है? ये सवाल उठता है। एक और केस का जिक्र जरूरी है, AR अंतुले बनाम RS नायक 1988 का। उस मामले का जो मुख्य बिंदु था वो था प्रक्रिया की निष्पक्षता का महत्व। प्रक्रिया की निष्पक्षता? जी। सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रक्रियात्मक शॉर्टकट्स को रद्द कर दिया था जो एक विशेष अदालत बनाने के लिए अपनाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि ये अभियुक्त के अनुच्छेद 21 के तहत मिले निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अच्छा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रस्तावित बिल, जो सजा के स्थापित न्यायिक मानक को एक तरह से बाईपास करके सिर्फ हिरासत के आधार पर पद से हटाने का रास्ता बना रहा है, क्या इसे एक तरह का संवैधानिक शॉर्टकट माना जा सकता है? मतलब क्या किसी सोचे हुए परिणाम को पाने के लिए, जैसे कि कोई जेल से शासन ना करे, क्या उसके लिए प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से समझौता किया जा सकता है? श्रोतलेख एक और बहुत गंभीर चिंता की तरफ इशारा करता है। क्या ये बिल संविधान की मूल संरचना, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
के लिए खतरा है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले संक्षेप में बता दें कि ये मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसका मतलब है कि संसद संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को संशोधन के जरिए भी नहीं बदल सकती। जी बिल्कुल। तो ये बिल मूल संरचना को कैसे प्रभावित कर सकता है? स्रोत कई बातें कहता है। पहला, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये फैसला लेने की शक्ति काफी हद तक कार्यपालिका के हाथ में दे रहा है, मतलब जांच एजेंसी और सरकार के मुखिया। इससे विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका कमजोर हो सकती है। हाँ, शक्ति का असंतुलन। दूसरा, संसदीय लोकतंत्र और कानून का शासन। पद से हटाना न्यायिक सजा पर आधारित नहीं होगा, बल्कि जांच एजेंसी की कार्रवाई और हिरासत की अवधि पर निर्भर करेगा। ये रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत के खिलाफ जा सकता है। बिल्कुल। और तीसरा, न्यायिक समीक्षा। जैसा हमने अभी बात की, असरदार न्यायिक समीक्षा का मौका पद से हटाए जाने के बाद ही मिलेगा, जो शायद काफी ना हो। जी। और ये सभी चीजें, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा, ये सब संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माने जाते हैं। बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक और पहलू है मंत्री परिषद की सामूहिक पवित्रता या सामूहिक जिम्मेदारी, जिसे कहते हैं कोलेजियल सैंक्टिटी या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत। हाँ, कैबिनेट सिस्टम। जी, हमारा संविधान कैबिनेट प्रणाली पर आधारित है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं और पूरी मंत्रिपरिषद मिलकर फैसले लेती हैं और लोकसभा या विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। सही। लेकिन ये बिल पद से हटाने की सलाह देने का खास अधिकार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को दे रहा है। अगर हम इसे सरकार चलाने के पूरे तरीके से जोड़कर देखें तो ये शक्ति को असाधारण रूप से सरकार के मुखिया के हाथों में केंद्रित कर रहा है। ये उस संतुलन को बिगाड़ सकता है जिसकी कल्पना संविधान बनाने वालों ने की थी, जहां कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। क्या ये संवैधानिक योजना से एक अहम विचलन, एक डिपार्चर नहीं लगता? हाँ, ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अब हम उस दुविधा पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत लेख भी करता है। एक तरफ ये बिल पहली नजर में एक वाजिब चिंता का हल करता दिखता है। हाँ, वो चिंता तो है कि भाई गंभीर आरोपों में जेल में बंद व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे इतने बड़े पद पर बैठकर सरकार नहीं चलानी चाहिए। आखिरकार सामान्य सरकारी कर्मचारियों को भी तो 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने पर सस्पेंड कर दिया जाता है। जी, तर्क दिया जाता है। तो फिर चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अलग, ज्यादा ढीले मानक क्यों हो? लेकिन यहीं पे सिक्के का दूसरा पहलू आता है और स्रोत में दिए गए मजबूत जवाबी तर्क भी। सबसे बड़ी चिंता है इसके दुरुपयोग की भारी संभावना। हाँ, मिसयूज का डर। ये स्रोत उन आरोपों का हवाला देता है जो अक्सर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगते रहे हैं, सीबीआई हो या ईडी, कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाती हैं। ये आरोप तो लगते रहे हैं। और कहा जाता है कि सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं पर कथित तौर पर नरमी बरती जाती है। अगर ये ट्रेंड सच है तो सोचिए क्या हो सकता है। क्या? विपक्षी नेताओं के खिलाफ पीएमएलए जैसे सख्त कानूनों के तहत मामले दर्ज किए जाएं, जहां जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में 30 दिन की हिरासत की अवधि आराम से पार हो सकती है। हाँ, ये तो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? बिना ट्रायल पूरा हुए, बिना अदालत के दोषी ठहराए, सिर्फ जांच एजेंसी की कार्रवाई और हिरासत के आधार पर राजनीतिक विरोधियों को प्रभावी ढंग से सत्ता से हटाया जा सकेगा। ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत का निष्कर्ष काफी साफ और कड़ा है। वो कहता है कि ये बिल न सिर्फ दुरुपयोग की आशंका की वजह से खतरनाक है, खासकर मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए, बल्कि ये अपने आप में एक खराब कानून, बैड इन लॉ भी है। इसमें मूलभूत कानूनी खामियां हैं। अच्छा, मतलब कानूनी तौर पर भी इसमें दिक्कतें हैं। जी, स्रोत के अनुसार भारत जैसे इतने बड़े और विविध लोकतंत्र के लिए ऐसा कानून बनाना व्यवहारिक और कानूनी दोनों ही नजरिए से बहुत प्रॉब्लमैटिक है। स्रोत ये भी सुझाव देता है कि सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही लाने का रास्ता जांच एजेंसियों की शक्ति बढ़ाने में नहीं है, बल्कि जो स्थापित न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, जो मिसालें हैं, उन्हें मजबूत करने में है। और संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बात भी की है। हाँ, कि जेपीसी, जिसे शायद इस बिल पर विचार करने के लिए कहा जाएगा, उसे इन सभी गंभीर संवैधानिक और व्यावहारिक चिंताओं पर बहुत गहराई से सोचना होगा। बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के ये संशोधन कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को कार्यपालिका की ज्यादती यानी एग्जीक्यूटिव ओवररीच का एक औजार बना सकता है। तो इस पूरी बहस से अगर हम समेटें
तो मुख्य विरोधाभास या तनाव क्या उभरते हैं? स्रोत के विश्लेषण से कम 3 बड़ी बातें दिखती हैं। जी। पहला, जवाबदेही बनाम दुरुपयोग का खतरा। मतलब सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने की जरूरत तो है, लेकिन इस प्रक्रिया के राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने का भी गंभीर खतरा है। बिल्कुल। दूसरा, कार्यकारी शक्ति बनाम संतुलन। कार्यपालिका को प्रभावी बनाने की इच्छा एक तरफ, और दूसरी तरफ संविधान ने जो शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक विधायी निगरानी का संतुलन बनाया है, उसे बनाए रखने की चुनौती। हाँ, ये संतुलन बहुत नाजुक है। और तीसरा, प्रक्रिया बनाम परिणाम, यानी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और निर्दोषता का अनुमान, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जैसे सिद्धांतों को बनाए रखने की जरूरत, और दूसरी तरफ जेल में बंद नेताओं के शासन करने की स्थिति से बचने का दबाव या शायद जल्दी परिणाम दिखाने की मांग। अंत में ये पूरी चर्चा हमें शासन के कुछ बहुत व्यापक और बुनियादी सिद्धांतों की ओर वापस ले जाती है। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कानून हो, हाँ, बल्कि ये भी है कि कानून निष्पक्ष हो, तर्कसंगत हो और मनमाने ढंग से लागू न किया जाए। संवैधानिक सुरक्षा उपाय जैसे कि सजा होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार या शक्तियों का संतुलन, ये सिर्फ तकनीकी नियम नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। बिल्कुल, ये हमारे लोकतंत्र की नींव में कोई भी बदलाव जो इन मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करता है, उस पे बहुत ज्यादा सावधानी और गहरे विचार विमर्श की जरूरत होती है। निश्चित रूप से ये एक जटिल मुद्दा है जिसके कई कानूनी, संवैधानिक, राजनीतिक पहलू हैं, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। जी नहीं। इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ा जा सकता है, स्रोत के आधार पर ही, पर शायद जिस पर हमने सीधे बात नहीं की। क्या संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, सिर्फ संविधान के लिखे हुए नियमों और कानूनों को मान्यता तक ही सीमित है, या ये सत्ता के विवेकपूर्ण, संयमित और निष्पक्ष इस्तेमाल में भी झलकनी चाहिए? या शायद ये सवाल कि क्या जवाबदेही तय करने के कथित लक्ष्य के लिए संविधान की मूल संरचना से समझौता करना जायज ठहराया जा सकता है? ये बहुत अहम सवाल है सोचने के लिए। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, जैसा हमने शुरू में कहा, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ जीएस पेपर 2 के लिए, बल्कि प्रीलिम्स के लिए तथ्यात्मक जानकारी जैसे एक्ट्स, अनुच्छेद, केस लॉज और मेंस के लिए आपकी विश्लेषण क्षमता बढ़ाने में भी ये मददगार है। जी हाँ। हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप इंडियन एक्सप्रेस का मूल लेख भी पढ़ें और इस विषय पर और भी जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं उन्हें भी देखें और उन पर सोचें। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी प्रश्न या विचार हों उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।